भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। और भाई हमारे सभी श्रोता बंधु जो जुड़े हैं उन्हें भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार और उनका स्वागत है जी। क्योंकि भाइयों का हम इसलिए स्वागत कर रहे हैं संगीता आज क्योंकि व्यंजन विधि का दिन है। हाँ। और वो जरूर नोट करें। हाँ। और जो हम व्यंजन बता रहे हैं वो जी और खाएं खिलाएं। हाँ बताते भी हैं वो। हाँ। अच्छा लिख करके बताते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे मानवता कितनी ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन देखते हैं कि हम मानव जरूर हैं लेकिन मानवता का कहीं ना कहीं ह्रास हमेशा दिखाई देता है। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा मनोभाव है, ये ऐसा गुण है जो कि हमेशा एक अपनी ज़रूरत बना कर रखता है और इसको हम नकार नहीं सकते। जैसे सांस बहुत ज़रूरी है वैसे ही मानवता बहुत ज़रूरी है, तो जाहिर है इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है जी। इसके संग संग हम रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, लेकिन अपने पहनने ओढ़ने में हम किस तरह से किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी कि पहनावे का चयन कैसे करें, क्या ध्यान रखें, इस पर भी चर्चा करेंगे जी। और साथ ही बात करेंगे वीरांगना गुलाब कौर की, जो हमारे देश की एक बहुत ही सशक्त कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थी, तो उनकी बात भी जरूर करेंगे। लेकिन जो देश से प्रेम करते हैं वो भी कुछ ऐसे ही खिंचे रहते हैं और खिंचे चले आते हैं जी। और आज जिस वीरांगना की हम बात कर रहे हैं गुलाब कौर की, वो भी ऐसे ही खिंची चली आई। इनकी कहानी भी बड़ी जबरदस्त है जी, है ना? प्यार है चाहे पिया से हो चाहे फिर देश से हो, लेकिन ये तो एक ऐसी वीरांगना है जिन्होंने देश को ही सर्वोपरि रखा। वैसे भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देशभक्तों की बात जब भी हम करते हैं संगीता, तब आंखों के सामने वो मंजर ताज़ा हो जाता है जब देश की स्वाधीनता के लिए न जाने कितने ही देश प्रेमियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी होगी और तब जाकर स्वाधीनता का सूरज चमका और आज़ादी की नई सुबह ने आंखें खोली और हम सब बड़े इत्मीनान से इसमें रह रहे हैं। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी थी गुलाब कौर, देश जिनका यानी कि हम सब हमेशा ऋणी रहेंगे और हमेशा नाज भी करते रहेंगे जी। गुलाब कौर का जन्म 1890 में पंजाब के संगरूर में बख्शीवाला गांव में हुआ। जाहिर है कि सब कुछ ठीक तो नहीं था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत और सख्त थी, लिहाजा लोगों में रोष भी उतना ही था। गुलाब कौर भी बचपन से ही देश में व्याप्त अशांति की लहर को देख रही थीं। वक्त बीता और उनका ब्याह मान सिंह नाम के एक व्यक्ति से हो गया। पैसों के लिए दोनों फिलीपींस चले गए, जिससे काम करके कुछ आमदनी हो जाए। हाँ जाहिर है, मतलब यानी कि उनके कहना चाहिए कि रोजी रोटी के लिए वो गए। और लेकिन इधर भारत में तब तक गदर पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। 1913-14 के दरमियान गदर पार्टी और इसके आंदोलन की लहर तेज थी, जो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी इसी संगठन के तहत भारतीय लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगा रहे थे। और ऐसा फिलीपींस में भी गुलाब कौर ने देखा और इस संगठन से जुड़ गई। बस देश सेवा का उनके में जज्बा शुरू से था। वे बड़ी ओजस्वी क्रांतिकारी थीं। इसी बात को भांपते हुए संगठन ने उन्हें कई और जिम्मेदारियां भी दी। गुलाब कौर गदर पार्टी से संबंधित एक प्रिंटिंग प्रेस को संभालने लगी थीं। प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ आंदोलन के लिए अन्य सामग्री भी वो मुहैया करवाती रहीं और गदर पार्टी का जाना माना चेहरा बन गई। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध का ऐलान हुआ। गुलाब कौर को लगा कि इस समय का पूरा फायदा उठाया जा सकता है और उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया और भारत आकर गदर पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता बनने का मन बना लिया। अब क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी भी थी, हमने जैसे बताया कि उनका विवाह हो चुका था, इसलिए उनके पति ने इस विषय में अपनी असहमति जताई। अब उनकी राय भी मायने रखती थी। गुलाब कौर को अब दोनों में से एक का चयन करने को कहा गया कि आप या तो पति का चयन करें या मातृभूमि की सेवा। गुलाब कौर के पति द्वारा रखा गया यह विकल्प बहुत कठिन था, लेकिन गुलाब कौर ने अपनी शादी को तोड़कर, यानी यूं कहें कि छोड़कर, अपने देश को चुन लिया और अकेले ही भारत चली आईं। यहाँ आकर अंग्रेजों से बचते बचाते पंजाब पहुंची, जहां गदर आंदोलन को उन्होंने जारी रखा। जालंधर, कपूरथला और होशियारपुर के अलावा भी पंजाब में कई जगह गदर पार्टी में रहकर देश के युवाओं और सभी को राष्ट्रहित और स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान करने की प्रेरणा देती रहीं। ब्रिटिश सैनिक उन्हें पंजाब के चप्पे चप्पे पर तलाश कर रहे थे, लेकिन कई बार वो भेष बदलकर उनके सामने से ही निकल जाया करती थीं और पुलिस हाथ मलती रह जाती थी। 1929 के आसपास उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाहौर जेल भेज दिया गया।
लाहौर में भी वो अपनी आवाज़ बुलंद करती रहीं, जिससे जेल में उन्हें काफ़ी यातनाएं सहनी पड़ी। जाहिर है कि ऐसे जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं उन्हें ज़्यादा यातनाएं दी जाती हैं। 2 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उस वक्त तक वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो चुकी थी। सेहत ने जितना साथ दिया उस हिसाब से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा से जुड़ी रहीं और लोगों को जागरूक करती रहीं। सेहत फिर भी गिरती जा रही थी और वो काफ़ी बीमार हो गई। इस बीमारी से उनका शरीर शिथिल पड़ता चला गया और 1931 में इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने हम सबको अलविदा कह दिया। गुलाब कौर जेल में यातनाएं सहती रहीं, लेकिन उन्होंने गदर पार्टी के राज अंग्रेजों को कभी नहीं बताए। वो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में और पानी के जहाज में भी सफर करते समय भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करती रहती। करोड़ों लोगों में देशभक्ति की अलख जगाने का मादा रखती थीं गुलाब कौर, और उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे लोग जैसे लगता है ना संगीता की सपना भी देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का, आज़ादी के लिए लड़ते रहने का और कुछ भी कर गुजरने का इनका जो जज्बा होता है, इन्हीं लोगों के जज्बे की वजह से तो हम आज़ाद हुए। जी बिल्कुल, आज़ाद धरती पर हम आज सांस ले रहे हैं और तो हमारा फर्ज भी बनता है कि इस तरह की अलग को हम अपने मन में भी जगाए रखें। बिल्कुल, और अपने स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हैं उन्हें हमेशा हमेशा से ही नमन करते रहें। जब हम अपने लिए सोचते हैं कि भाई तमाम तरह की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, और ऐसी ही खुशी कुछ मिलती है जब हम लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं। और जो एक मानवता का धर्म है उसे थोड़ा बहुत निभाने में भी अगर हम सक्षम हो जाएं तो अपने आप को बहुत धन्य समझेंगे। हाँ, क्योंकि अगर बात करें मानवता की और ये कितनी जरूरी है, तो इन सब में अनेक योनियों से भटक कर इस मानव तन को हमने प्राप्त किया है। मानव बने हैं तो हमको इस योनि में पशुता के गुण शोभा नहीं देते। सबसे जड़ चेतन से, मानव मात्र से एक समान प्रेम करना और प्रेम का भाव रखना मानवता है। हम कभी भी किसी को तिरस्कृत और अपमानित न करें। हर किसी की और हर चीज़ की अपनी अपनी जगह कीमत है, इसको समझें, यही मानवता है। ये हमारे साथी ने लिखा जी बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक और हमारे साथी लिखते हैं कि कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपने जॉब खोए और उनमें पैसे की भी जो कमी आई। फिर बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने अपनी मानवता दिखा के इन लोगों की मदद भी की। ये बात तो सही है रेणु जी कि हमने कोरोना काल में ये देखा कि भाई जो लोग जितने भी थोड़े बहुत सक्षम थे वो बहुत आगे आए, और बल्कि जितनी भी उनकी पूरी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य से उन्होंने लोगों की सेवा की। एक और लिखते हैं श्रोता कि जीवन में मानवता से बड़ा कुछ नहीं। अगर किसी दुख में पड़े इंसान को अपना मन दुखी न हो, कुछ उसके लिए अपने स्तर पर करने की चाह न हो, तो मेरे विचार से हम मनुष्य ही नहीं। हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए। वैसे हम भारतीयों की ये खासियत भी है, सभी को मदद करना हो, जिसका उदाहरण अभी कोरोना काल में विश्व में सभी को देखने को मिल गया। क्योंकि ये एक समय ऐसा था कि जिसमें देश विदेश में जो लोग फैले हुए थे और भारतीय भी जैसे अलग अलग देशों में हैं, तो वहां पर अपने स्तर पर उन्होंने सभी की सेवाएं की। तो इनका कहने का मतलब यही है। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो यकीनन आपके साथ भी अच्छा ही होगा। हमें अपने हृदय में मानवता का भाव रखना चाहिए और जितना हमसे हो सके मानवता की ज्योत जलाए रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी जी, और मानवता न सिर्फ, बल्कि हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई मानवता न सिर्फ इंसान से, इंसान के नाते को हम कह सकते हैं, बल्कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, और यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति भी हमें हमेशा ही समर्पित रहना चाहिए। क्योंकि जब हम रहते हैं तो इनके ही इर्द गिर्द रहते हैं। बिल्कुल, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारा जीवन भी इन्हीं के बदौलत ही है, इन्हीं के कारण हम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। हमारे साथी ने लिखा भी है कि सबकी अपनी अपनी एक जगह है, तो उसको हमें समझना होगा और हम उनका अगर सम्मान करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी मानवता है। जी, और एक और श्रोता लिखते हैं कि मानवता अच्छा जीव प्राय विलुप्त के कगार पर, और साथ ही साथ दानवता यानी कि बुरा जीव अपनी विस्तार करता है। मानवता बहुत जरूरी है। कुछ चींटियों को दाना तक खिलाते हैं, कुछ मानव वेश में। मानव बने रहिए, मानवता बनी रहेगी। और क्या ऐसा होगा, सवाल ये फिर हम ही पर आ जाता है। तो संगीता, ये भी है कि जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारी वजह से जाने अनजाने में किसी का मन उदास हुआ,
हमारा मन भी तुरंत अगर उदास हो जाता है तो ये भी मानवता ही है, यानी कि हम दूसरे की भावनाओं की भी कदर करें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लेन देन के मामले में ही उदारता दिखाएं, तभी हमें लगे कि हाँ हमने कोई मानवता इंसानियत का धर्म दिखाया या पालन किया, है ना। जी बिल्कुल, भावना तो प्रधान होती ही है कि जब मन में भावना ऐसी आएगी तभी हम दूसरे के प्रति प्रेम कर सकेंगे और उनके लिए कुछ काम कर सकेंगे। वैसे भी मानवता यूं कह सकते हैं कि जैसे वृक्ष जब बहुत लद जाता है पेड़ों से तो विनम्र हो जाता है। तो जब हमारे में अंदर हम अपना जो कहते हैं ना अहंकार और ये सारी चीज़ों को जब समाप्त करेंगे तभी हम इंसान के तौर पर रह सकेंगे। और इंसानियत की जो भावना है इसका मूल निशानी यही है कि हम सबको अपनी ही तरह समझें। यह वैसे भी कहा गया है ना कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं खुद भी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आप करेंगे, क्योंकि हम अपने लिए तो बड़े संवेदनशील होते हैं और दूसरे की बारी जब आती है तो कहते हैं अरे इसकी तो आदत ही ऐसी है, अरे इन लोग ऐसे ही रहते हैं, तो ऐसे ही रहने दो। ऐसा नहीं है। जब हाँ जी जी, तो ज़रूरत के समय लोगों को जिस तरह से हम कई बार ऐसा होता है कि भाई जब ज़रूरत पड़ती है, कोई विपदा होती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने कोई आए और हमारी मदद करे। तो जब हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं तो फिर जब कोई अगर मुसीबत में हो या किसी परेशानी में हो तो हमें आगे बढ़ने में फिर क्या गुरेज होना चाहिए। यानी कि मुसीबत की अगर हम बात करें तो एक तो सामान्य दिनों की दिक्कतें हैं, कोई ऐसी घटना दुर्घटना भी हो सकती है जिसमें कि अस्पताल वगैरह जाना हो, या बीमारी हाली है, आपको किसी की जरूरत है कि कोई आके आपके यहाँ परिवार में समय दे या खाना बनाने में मदद करने की, ये सब है। उसके संग संग दैवीय आपदाएं जब आती हैं, कुछ इस तरीके की भूस्खलन हो, बाढ़ हो, अधिक वर्षा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बाढ़ जैसे आ जाना, तो ऐसे में भी लोग चाहते हैं कि मदद करें, लोग आगे आए, पैसे से मदद करें, श्रम से कार सेवा करें, आके मतलब समय दें अपना। तो इस तरीके की मदद की जरूरत होती है तो आप आना चाहिए। और इन सब चीज के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को अलग भी रखना चाहिए कि हाँ कभी भी इस तरीके की अगर जरूरत आती है तो हम जैसी आपके पास सामर्थ्य है, मतलब आपके पास पैसा है तो समय दे सकते हैं तो, और अपना अगर सेवा दे सकते हैं तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जी। और तो ये लगता है कि भाई जो सामूहिक तौर पर कोरोना के समय ये हम लोगों ने सभी ने महसूस किया जी, किसी को किसी तरह का सहारा चाहिए, किसी को किसी तरह का सहारा चाहिए, तो सभी लोग कहीं ना कहीं सहारे की तलाश में थे कि बस ऐसा लगता था कि एक कोई उम्मीद की किरण, एक कोई आशा की किरण छोटी सी नजर आए और हम उसी का दामन बस पकड़ के उसी रास्ते चल पड़े। तो ऐसा बन होता है कभी। तो ये प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं तो कह सकते हैं कि भाई कह के तो नहीं आती, पता तो किसी को नहीं रहता जी। तो घर परिवार में कोई परेशानी हो या बाहर कोई परेशानी हो, कई बार ऐसा होता है रेणु जी कि हम सामने से देखते हैं कि भाई ये तकलीफ है लोगों को, लेकिन हम सामने आना नहीं चाहते और ये सोचते हैं कि भाई कौन उसमें अपना दामन डाले, तो दामन को थोड़ा सा बचाकर निकल जाना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम बहुत सारे कहते हैं ना कि किंतु परंतु लेकिन में फंस जाते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो, वो सोचे इनको पता नहीं क्या फायदा है इससे, बहुत सारी चीजें हैं। करके तो देखिए सेवा, ठीक है, वो यही सोचेंगे ना कि इनको कुछ जरूर फायदा है, वो इंतजार करते रहेंगे कि आप उस फायदे के लिए आएंगे, करने दीजिए उनको इंतजार जी बिल्कुल। और इस वक्त जब जरूरत है तब दौड़ के करना चाहिए। इसके आगे पीछे की बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं अरे हमारे यहाँ भी तो जरूरत थी तो कोई नहीं आया था। नहीं, ऐसा मत सोचिए आप, है ना। क्योंकि कभी कभी आपका दिल अच्छा है अगर तो आप बढ़िए आगे, क्या दिक्कत है, शुरुआत आप ही कर दीजिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक अपना भी कुछ फायदा हो जाता है रेणु जी। अगर हम किसी की सेवा करें, कुछ काम करें या किसी के साथ मदद में थोड़ा सा मदद कर दें, हाथ बटा दें, तो हमारा मन भी थोड़ा खुश हो जाता है, हमें भी अच्छा लगता है और एक दिली तसल्ली होती है कि भाई चलिए हमने किसी के लिए कुछ किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो आप जिस लेवल पे हैं, जितने हैं या जहां तक कर सकते हैं मदद, वहां तक ही करें। कोई बात नहीं अगर आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा भी अगर आप करेंगे तो आपके मन को एक शांति मिलती है, हमें एक शांति मिलती है, तो उससे अच्छा लगता है। बिल्कुल। कोरोना काल की जैसे लोगों ने बात की कि मानवता का जहां हमने परिचय देखा कि हाँ जिंदा है अभी भी, वहीं इसका विपरीत भी देखा गया। लोगों ने चीजों के दाम बढ़ा दिए। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। ऐसा सिर्फ चूंकि अभी ये समय चल रहा है, तुरंत हुआ है घटित, तो आप सब इससे रूबरू हुए होंगे, आपके संग भी ऐसा हुआ होगा। हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि हमारा एक बैग कहीं से पैसों से भरा हुआ था, खो गया, मिला नहीं, और मुझे अगर मिलता तो मैं दे देता। तो बात सही है इनकी भी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग देना चाहते हैं, नहीं देते, या उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जहां से आप तक नहीं पहुंच पाया। तो
तो बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन बात इनकी भी सही है, दुखी होना स्वाभाविक है कि मैं होता तो दे देता, लेकिन मुझे नहीं मिला, जिसको मिला उन्होंने मानवता का परिचय नहीं दिया। तो ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि दुकानदारों ने या कहीं भी लोगों को जैसी जरूरत महसूस हुई, लोगों ने उस हिसाब से इस समय को कहना चाहिए कि इनकैश कर लिया, भुना लिया, है ना, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लिया सबने। तो ये भी हुआ है। तो कृपा करके आप देखें कि आपकी ताउम्र आपको पैसा लाभ देता है, पैसा साथ देता है, या इंसानियत आपके साथ दे रही है। मानवता की जहाँ तक बात होती है तो वो हर स्तर पर कहते हैं कि देखी जा सकती है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से, या मानवता ये भी है कि आप अगर, जैसे एक सुनने में आया था कि एक हॉस्पिटल था कोरोना के समय, जहाँ जो ये थे कर्मचारी थे, उनमें से एक दो कर्मचारी को बड़ी अच्छी संगीत वाद्य बजाने आते थे। तो वो रात के समय में जो ये कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो उन्हें बहुत सुंदर वायलिन बजाकर बताया करते थे, सुनाया करते थे। तो ये जब मैंने देखा था, हाँ, बड़ा अच्छा। तो आप कहीं भी किसी भी स्तर पर सेवा कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही सिर्फ सेवा की जाती है। तो आपको कोई अगर कला आती है, आप थोड़ी देर के लिए उनके मन को बहला सकते हैं, उन्हें जीने की आशा दे सकते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है। किसी की बात सुन सकते हैं आप, और जैसे तुमने कहा कि कला है, आप मन बहला सकते हैं, उसके साथ साथ आप किसी को हुनर सिखा भी सकते हैं। हो सकता है कि उसके लिए वो आजीविका का साधन बन जाए। जैसे आपको सिलाई आती है या कढ़ाई या कुछ भी पेंटिंग आदि आती है, तो किसी को आप सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं। ये सब भी इंसानियत का एक वो है, तरीका है, इसका स्वरूप है, इसको करना चाहिए। बच्चों के लिए खास तौर से बहुत कुछ करने की जरूरत है। बच्चे आपके आसपास हैं, अगर उन्हें तो शिक्षित करें, कुछ अच्छा सिखाएं, सबक दें, है ना। जी बिल्कुल। और बच्चों से ही तो कहते हैं कि भविष्य है, बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाई जो मानवता है वो हमें एक तरह से कह सकते हैं कि जीना सिखाती है। और जीने के बहुत सारे तरीके बताती है। और हम जब इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, करते हैं कुछ, तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ भाई, जो हमारा मानव जीवन है वो बड़ा ही सार्थक हो गया। तो ये बात तो ख्याल रखनी चाहिए। लेकिन जो पहनावा होता है दूसरों की पसंद का, इसलिए कि देखने में आप शालीन लगें, अच्छे लगें, जो आपके शरीर के हिसाब से हो, रंग रूप के हिसाब से हो, समय के अनुकूल हो, तो जाहिर है कि आप सबको अच्छा लगेगा, है जी। पूछते भी हैं कई बार कि कैसा लग रहा है ये। हर बार एक बार नहीं, हर बार पूछते हैं जी। और चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कैसे लग रहे हैं, पता नहीं कैसे लग रहे हैं। तो ये तो होता ही है। इसलिए जब हम पहनावा, जब भी कुछ जिसका चयन करते हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी स्थान आदि का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि मौसम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमारे देश का जो है ना, शैली बहुत अलग अलग है। जैसे लिखा है, परिधान चुनते समय ये देखना नितांत आवश्यक है कि परिधान की शैली आपकी जीवन शैली से मेल खाती है या नहीं। क्या वो आपको वही रूप दे सकता है जैसा आप अपने को दिखाना चाहते हैं? वो आपको गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव और शोभा प्रदान करता है या नहीं? तो ये तो सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी। लेकिन अब बात ये है कि जो परिधान होते हैं वो मौसम के साथ साथ भी बदल जाते हैं कई बार। अब आजकल का जो मौसम चल रहा है रेणु जी, वो देखिए कि ठंड लगभग जा रही है और हल्की हल्की सी गर्माहट जो धूप में है वो नज़र आ रही है। तो इस वक्त भी बड़ा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि धीरे धीरे ऊनी कपड़े हट रहे हैं। हाँ, हट रहे हैं, बिल्कुल धुल धुल करके बिल्कुल रेडी हैं जी। तो हमारे साथी इसीलिए तो लिख रही हैं कि हमारा पहनावा, वस्त्र चुनते समय मौसम का ध्यान रखना चाहिए। गर्मियां चालू हो रही हैं तो सूती वस्त्र पहनना है। हाँ। और हमारे यहाँ जितने प्रांत हैं उतने ही अलग अलग तरह के वस्त्रों की वैरायटी है, कह सकते हैं। हाँ। जैसे हमारे गुजरात की चनिया चोली। हाँ, गुजरात की चनिया चोली तो बहुत प्रसिद्ध है। और इस तरह से कश्मीर में देखिए जो एक परिधान होता है वो बड़ा ही सुंदर, बड़ा अलग सा होता है। असम की बात अगर करें तो वहाँ बड़ा अलग सा होता है। और अगर हम पंजाब की बात करें, यानी कि सब तरफ अगर देखा जाए तो बस ध्यान से देखें तो रंग ही रंग छटा बिखर जाती है पूरी। तो ये बात तो है कि भाई मौसम के हिसाब से कपड़ों का चयन होना, और कपड़ों का ही क्यों, हम तो ऐसा सोचते हैं कि भाई मौसम के हिसाब से रंगों का चयन भी लोग करते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि जितनी गर्मी रहती है उतने में हल्का रंग अच्छा लगता है। हाँ। सर्दियों में आप गाढ़ा रंग पहनते हैं तो अच्छा लगता है, चटक रंग हो तो अच्छा लगता है। हाँ। और तो इन सब चीजों का तो ख्याल रखना ही है। लेकिन हाँ। इसके संग संग जैसे हमने कहा कि
दूसरों की पसंद का कपड़ा पहनना चाहिए और पहनते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी जो आपको आराम दे इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कितना आपको आराम दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। कुछ लोग फैशन के चक्कर में या जो चलन है उसके हिसाब से पहन लेते हैं और बहुत परेशान होते हैं। जी, और अपना शरीर भी कुछ ऐसा होता है कि जिस तरह के कपड़े आपको सूट होते हैं आप वैसे पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब देखा जाए तो थोड़े से जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, मुलायम कपड़े होते हैं, वो लोग कम ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना। लेकिन कुछ एक कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें कि शरीर में थोड़े से रैशेस हो जाते हैं, तो उनका कपड़ा कुछ ऐसा होता है कि जो हवा होती है वो ठीक तरह से अनुकूल नहीं होती है, आर पार नहीं हो पाती है। बहुत सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं या बहुत पॉलिस्टर जो बहुत वैसे वाले होते हैं जो मोटे भी हों, जिनसे सच बात है जिसका ताना बना इतनी पास में होता है कि बिल्कुल लगता है आपने प्लास्टिक पहन लिया है। है ना, गर्मी ज्यादा लगती है। बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि आपकी ना तो शरीर की गर्मी बाहर निकल रही है और ना बाहर की ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो ऐसे में दम घुटने सा लगता है। तो इस बात का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, और खासकर जब हम घरों में होते हैं या किसी इंटरव्यूज में जाते हैं तो बड़ा देखते हैं कि बड़ा अलग अलग सा पहनावा होता है, तो वहां भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहां का पहनावा जो है वो उसी हिसाब से हो तो फिर अच्छा है। इसीलिए तो हमारे एक साथी ने लिखा है, जैसा देश वैसा भेष। आप जहां जाएं आपको वहीं के हिसाब से ड्रेसेस पहननी चाहिए। ड्रेसेस के चयन से ही आपका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। अब आप पूजा के फंक्शन में शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाएंगी या डीजे पार्टी में भारी भरकम साड़ी पहनेंगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो महसूस होगा ही और आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। भाई ये कपड़े छोटे वाले तो ठीक है, लेकिन डीजे में आप साड़ी पहन के जा सकते हैं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। देखो फिर हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है बातें भी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि पहनो जग भाया, खाओ मन भाया। मेरी दादी जी कहती थी। तो बात बिल्कुल सही है कि पहनो वो जो लोगों को पसंद आए और खाओ वो जो तुम्हें खुद पसंद आए। लेकिन वहीं शालीनता की बात जो है उसको हमें जरूर जहन में रखना चाहिए ना। और हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि जो पहनावा हमें पहनने में अच्छा रहे, जो हमारे व्यक्तित्व को सूट करे और हमारे रंग के अनुरूप हो, ऐसा पहनना चाहिए, ना कि किसी और को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह पहनावा हालांकि उस पर जच रहा है जो हम पर शायद अच्छा ना लगे। तो ये भी देखना पड़ता है कि भाई सबकी तरह तो नहीं लग सकता, तो जैसे हम हैं तो हमको जरूर समझना चाहिए कि क्या पहने। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि फैशन के परिवर्तन की दर अलग होती है, इसलिए महीने या दिनों में कपड़े पहनने और उसके साथ सज्जा के सामान की शैली संशोधित होती है। विशेष रूप से छोटे सामाजिक समूहों में या संचार मीडिया से प्रभावित आधुनिक समाज में अधिक समय, धन और प्रभाव के लिए प्रयास की आवश्यकता वाले और अधिक व्यापक परिवर्तन कई पीढ़ियों में हो सकते हैं। जब फैशन बदलता है तो कपड़ों में परिवर्तन से व्यक्त संदेश भी बदल जाता है। जी बिल्कुल, नहीं बहुत गहरी बात है क्योंकि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और तभी शायद हम पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन तभी कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे देश की संस्कृति है इसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, और भारत के बाहर भी जब हम जाते हैं तो देखिए कि साड़ी से हमारी बड़ी पहचान होती है जी, और वहाँ ही पहनना पसंद करते हैं जी। और ये भी देखा गया है कि भारत के लोग भी जो होते हैं वो साड़ी बहुत ज्यादा पहनते हैं आजकल। बिल्कुल सही बात है, और ये एक तो पहचान की भी बात होती है कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ के, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खास बिल्कुल आप अलग से दिखाई देते हैं अगर आप अपना पारंपरिक पहनावा पहनते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अगर समय की बात कर रहे हैं, कहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहीं अपने देश का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिर आप उसको पूरा संभालें ठीक से और पूरा दिखाएं उसको कि हाँ आपके देश की ये पहचान है। जी जी। और वैसे हमारे साथी लिखते हैं कि अच्छा या शालीन पहनावा हमारे व्यक्तित्व की पहचान होता है। फैशन के नाम पर भद्दा पहनावा कतई गवारा नहीं है। मैं जीन्स पहनता हूँ, लेकिन फैशन के नाम पर मैंने आज तक ऐसी जीन्स नहीं पहनी जो घुटने से फटी रहती है। हालांकि अब ये देखिए इस मामले में सबके अपने अपने विचार हैं। मैं ऐसा सुनने में आता है संगीता की बहुत महंगी होती है, ये है वो है, कुछ चीज़ें शुरू में ख़राब लगती हैं, फिर धीरे धीरे जब चलने लगती हैं तो हम भी आदी हो जाते हैं, देखने लगते हैं। हाँ, लेकिन जो आपका विचार है वो बिल्कुल सही है कि अगर आपको नहीं पसंद है और देखने में भी किसी और के ऊपर भी नहीं पसंद है तो आप तो बिल्कुल ना पहने उसे। जी बिल्कुल। कई बार तो ऐसा होता है कि उस तरह की इन्होंने बहुत बात वैसी लिखी है कि जीन्स तो होती है कि जो कई बार बीच में फटी हुई भी आती है, लेकिन कई बार तो देखा गया ये भी कि अगर नहीं भी फटी है तो उसे थोड़ा सा कुरेद देते हैं। हाँ, तो भाई देखो वैसे बताया ना कि जो फटी हुई जो मतलब ओरिजिनल जो होती है वो बहुत महंगी होती है।
तो सामान्य जन नहीं खरीद सकते। तो जाहिर है कि फैशन के चक्कर में कहीं ना कहीं हम लोग भी दाएं बाएं इस तरीके का जुगाड़ तो लगाते ही थे। कुछ तो जुगत करनी पड़ती है ना, समय के साथ चलना है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बना रहे, ऐसा ही करना चाहिए जी। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि फैशन के परिवर्तन की दर अलग अलग होती है, इसलिए महीने या दिनों में कपड़े पहनने और उसके साज सज्जा के सामान की शैली संशोधित होती है। और रूप जो होता है वो छोटे सामाजिक समूहों में, संचार मीडिया में, और इस तरह से इन्होंने अपनी बात लिखी है। तो पहनावे के साथ साथ रेणु जी एक चीज और भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं थोड़ा रसोई घर की तरफ, व्यंजन की तरफ। मेरे साथी ने लिख दिया कि मुझे सूती साड़ी बहुत अच्छी लगती है और दुनिया के किसी भी कोने में पहनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो सूती साड़ी का तो अपना एक अलग ही चलन है जी। और सूती साड़ी तो जब हम किचन में रहते हैं तो बड़ी आरामदेह वैसे भी होती है खाना बनाने के समय। तो बात कर लेते हैं कि कुछ हमारी सखियों की रसोई में क्या बना है, क्या खास, वो भी हमें लिखकर बताएंगी। भाई बताओ। वैसे तुम संगीता तुम बताओ। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत जबरदस्त लिखा है कि कार्यक्रम के शुरू में ही आपने खाने की बात कर दी और मन ललचाने लगा कि आज कुछ अच्छा खाया जाए। तो मैं घर जाऊंगा जब, तो मैं आज बैंगन का चोखा और लिट्टी बनवाऊंगा, बाटी। और अगर श्रीमती जी नहीं बनाएंगी तो अब आपको याद करूंगा। तो अच्छी बात है कि आप हमें याद करेंगे। बिल्कुल जी। लेकिन जो व्यंजन हम लेकर आए हैं वो तो आप सुन ही लीजिए कि कैसे बनेगा। हो सकता है कि किसी दिन आपका दिल हो तो आप बनाकर अपनी श्रीमती जी को खिलाएं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो वैसे तो पहले क्या बता रहे हैं? वैसे तो कहते हैं कि अब देखिए ठंड का समय है और अभी भी बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं। तो कैबेज का यानी पत्ता गोभी का पराठा भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ सामग्री जो है वो, वैसे तो हमारी सखियां बहुत सी सब्जियों का वैसे भी बनाती हैं, जैसे गोभी का भी पराठा बनाती हैं। और कई बार जो चुकंदर होते हैं, गाजर होते हैं, उन्हें भी हम मैश करके अलग अलग तरह से बनता है ना। जी बिल्कुल। कैसा वाला तुम बताने? हम अब जो हम बता रहे हैं वो है कैबेज का पराठा यानी पत्ता गोभी। सामग्री इसके लिए 3 कप आटा ले सकते हैं। कैबेज जो कटी हुई रहेगी 250 ग्राम, लाल मिर्च थोड़ी सी, धनिया पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा और 1/4 छोटी चम्मच ले लें जीरा, ये है 1/4 छोटी चम्मच। और फिर आधा इंच अदरक का टुकड़ा होना चाहिए जो कद्दूकस किया हुआ है। अमचूर पाउडर जो आप अंदाज से भी ले सकते हैं या 1/4 छोटी चम्मच भी ले सकते हैं। और इतना ही आपको गरम मसाला भी लेना है अंदाज से। हरी मिर्च अगर आप 1 लें, 2 लें तो बारीक कटी हुई, बीज इसका निकाल दें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई ले लें। और सेकने के लिए, पराठे के लिए तेल, तो आटे में नमक और 2 छोटे चम्मच तेल डालकर इसे गूंथ लें। 20 मिनट के लिए रख दें जिससे कि आटा थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और फिर कैबेज को पतला पतला काटकर यानी पत्ता गोभी को पतला पतला काटकर फिर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। गरम होने पर इसमें थोड़ा सा जीरा चटका लें, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, अदरक सभी को हल्का हल्का सा भून लें। इसके ऊपर से आप पत्ता गोभी जो आपने रखी हुई है बारीक कटी हुई, हाँ, उसे डाल दें। और उसके बाद अमचूर पाउडर इसमें जिस हिसाब से आपको मिर्च पसंद है डालें। गरम मसाला डालें। गरम मसाला अगर ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको मिलाकर भून लें। बस ये देखें कि उसका पानी निकल गया हो, क्योंकि जब हम उसको पराठे में भरेंगे तो वो वैसे ही सिक जाएगा, तो सूख जाना चाहिए। फिर लोई पतली पतली बेल कर उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें और स्टफिंग्स को उसमें भर के फिर अच्छी तरह से दोनों तरफ क्रिस्प सेक लें। हाँ। तो ये जो है, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना होगा कि पानी अच्छे से निकल जाए। इसके लिए अगर पानी नहीं निकला है तो खुला कढ़ाई में अगर आप भून रहे हैं उसको तो थोड़ा ज्यादा भून लें और सूखा धनिया पाउडर डाल लेंगे तो जल्दी से पानी सूख जाएगा। वो सोख लेगा। तो इस तरह से इस चीज का ख्याल रखेंगे। इस तरह से ही कुछ लोग इसको जो है पत्ता गोभी का तो ऐसे भर के बनता है। फूल गोभी का लोग आटे में भी मार लेते हैं बिना उबाले हुए, और उसका भी पराठा अच्छा बनता है। ऐसे ही कद्दूकस करके मूली के पराठे बनते हैं, लेकिन उसको 2 तरह से बनाते हैं, है ना। ये जो मसाला है जितना भी अमचूर पाउडर, नमक, धनिया, अजवाइन, हरी धनिया, ये सारी चीज़ें जो है वो पाउडर सब आप आटे में मिला दें और कद्दूकस किया हुआ मूली जो है वो कर दें
उसमें डाल दें आटे में। इसमें आपको तेल भी डालने की जरूरत नहीं है और साथ साथ पानी भी बहुत कम लगता है, क्योंकि जब मूली घिसते हैं तो पानी भी निकलता है। हाँ। तो उसको ऐसे ही सान के उसमें आप बना सकते हैं। और बच्चे भी बड़ा पसंद करते हैं। जैसे सादी रोटी है या पराठा है तो बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है, लेकिन अगर इस तरह से भर के बना देंगे तो सब्जियां भी वो खा लेते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर थोड़ा सा अगर बटर वगैरह लगा देते हैं तो ऐसे ही खा लेते हैं। फिर मतलब बच्चों को भी बटर लगाना पड़ता है, पराठे को भी बटर लगाना पड़ता है, बच्चों को भी मक्खन लगाना पड़ता है कि देखो मक्खन लगा खा लो, है ना। तो कुछ ना कुछ हम कुछ प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को पौष्टिक चीजें मिले। इसके संग संग जैसे चुकंदर और इन सब चीजों की जब बात जैसे हम लोग कर रहे हैं, चुकंदर, गाजर या पत्ता गोभी, इसको बहुत बारीक काट कर, चुकंदर गाजर को खासतौर से कद्दूकस करके 2 रोटी अलग अलग बेल के उसमें कच्चा ही भर के भी आप बना सकते हैं। तो इससे जो है वो अंदर से भाप से हल्का हल्का भाप सा हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा चुकंदर और गाजर और पत्ता गोभी भी, और उसके बाद ये पक जाएगा। तो वैसा भी आप खा सकते हैं जी, बिल्कुल, बिना बाहर से उसको पकाए हुए। हाँ। तो एक उसकी पौष्टिकता अलग ढंग से होती हाँ, है। तो ये कई तरह से थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग करके बना सकते हैं जी, क्योंकि वो जल्दी से सिक जाता है उसमें और भाप में भी सिक जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इतना पूरी सब्जी की तरह उसको बनाया जाए, ऐसे भी भर सकते हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो आजकल बच्चों को पापड़, चिप्स और ये सब चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो चिप्स हमारी बहनें बना ही रही होंगी, पता नहीं बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, कुछ बता नहीं रही हैं। अब होली आ रही है, होली आ रही है तो बनाएंगी, बना चुकी होंगी हमें लगता है कुछ लोग। और आलू का पापड़ जो है वो बहुत कुछ ही जगहों पर खास तौर से बनता है और वहाँ लोग खाते भी हैं, बाजार में भी मिलता है। लेकिन अगर आलू का पापड़ बनाना है तो अच्छे अच्छे सफेद वाले जो आलू हैं आप उन्हें खरीद के लाएं। वो अच्छी उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए आलू की, खास तौर से उसको उबाल लें कुकर में। और इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ना उबल जाए, ठीक ठीक बस जितना आप रखें कि अगर 3 सीटी में उबल रहा है तो बस 3 सीटी, उसमें ज्यादा सीटी न लगाएं। और जैसे ही उसकी भाप निकले उसको तुरंत बाहर निकाल लें, पानी अलग कर दें। क्योंकि पानी जब वो सोख लेता है तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, जिसको कहते हैं ना कि पानी पानी सा हो गया आलू। तो ऐसा नहीं होने दें, उससे पहले ही उसको बाहर निकाल लें आलू को किसी डलिया में या छन्नी में, ताकि पानी पूरा उसका बाहर निकल जाए उबले हुए आलू का। उसके बाद आलू को थोड़ा सा कोशिश करके गरम गरम ही छील लें और जितना आप छीलती जाएं उसको ढकते रहें, ऐसा ना हो कि जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके बाद अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पर पीस लें आलू को, इस उबले हुए आलू को। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन उसको पीस कर जब बनाते हैं तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग रहता है। अगर नहीं है बहुत सारी जगहों पे सिलबट्टा, तो जो कद्दूकस कर बिल्कुल बारीक वाला जो होता है, जिससे कि हम लोग अदरक कद्दूकस करते हैं चाय में डालने के लिए, वो बारीक वाली से आप कद्दूकस कर लें ताकि बिल्कुल पीसा हुआ सा लगे। और उसमें नमक, अगर आपको उपवास में खाना है तो सेंधा नमक डालें और जीरा डालें और लाल मिर्च पाउडर डाल लें। और हाथ में घी या तेल लगाते हुए उसको, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे उसको सब मिला दें धीरे धीरे करके। और इस तरह से जब मिल जाएगा तब आप उसको चकले पर लोई बना लें उसकी। और लोई बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे हम लंबा लंबा बनाते हैं बेलनाकार उसको, उस आटे को या ये आलू को, उसके बाद उसको चाकू से अगर काट लेंगे तो ज़्यादा इधर उधर से फटेगा नहीं। और आप पॉलीथीन ले लें, दूध वाली या पन्नी जो थोड़ी मोटी होती है, और 2 ले लें उसको चौकोर चौकोर, जो चकले के बराबर हो आपके, है ना। और उसमें दोनों तरफ घी या तेल लगाकर उसमें लोई रखें, दूसरी उसके ऊपर पॉलीथीन रख दें। और पॉलीथीन अगर पारदर्शी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद उसको बेल लें ताकि आपको दिखाई देता रहेगा कि कितना मोटा है कितना पतला है, कहाँ ज़्यादा मोटा है कहाँ पतला है। और अगर आपको लगता है कि बेलन से नहीं हो पा रहा है तो आप उसको हाथ से भी फैला सकती हैं, क्योंकि ऊपर पॉलीथीन है, प्लास्टिक लगा हुआ है, तो आप उसको हाथ से भी पतला मोटा कर सकते हैं आराम से। उसके बाद धीरे से आप उसको किसी जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनको आप कहीं रख लें, फैला लें। सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपके पास कपड़ा फैलाने का स्टैंड है उसके ऊपर, या ज़मीन पर फैला लें उस साड़ी को और उसके ऊपर ये डालते रहें धीरे धीरे करके। और उसके बाद सुखा लें, धूप में भी सुखा सकते हैं, पंखे में भी सुखा सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सूख जाए तो उसको पलट दें और उसके बाद 1 दिन में सूख जाएगा करीब लगभग। अगर धूप है तो 1 दिन में, नहीं तो 2 दिन में सूख जाएगा। उसके बाद उसको रख लीजिए, थोड़ा मुलायम रहे तभी उसको दबा दें, बल्कि तो बहुत कम जगह लेगा, नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा जब हो जाएगा तो अच्छी खासी फैल के जगह लेगा। तो रखने के लिए अगर आपको सुविधा करनी है तो हल्का हल्का मुलायम हो शाम तक, तो उसके बाद उसको आप चकले से दबा दीजिए।
और उसके बाद कहीं रख लीजिए, फिर अपना खाइए। ये लगभग साल भर तक चलता है। हाँ। जब मन हो आप खाइए। हमारे तो मुंह में पानी आने लगा। और जो आपने वो आलू को पीसने वाली बात कही, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको पीस लेंगे तो उसमें गुलटियां खत्म हो जाती हैं, तो फिर जब सुखाते हैं तो वो एक तरीके सा रहता है, तो वो खराब होने का भी डर नहीं रहता है। बिल्कुल डर नहीं रहता है, और डर इस बात का रहता है कि बच्चे उस लोई को खाएं ना, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होती है, तो इससे बचाना होगा। संगीता, हमारा भी दिल बेकरार होने लगता है जब समय खत्म होने लगता है और हमें साथियों से कहना पड़ता है अलविदा। लेकिन हाँ, ये खुशी रहती है कि भाई हमें फिर से आपसे मुलाकात करनी रहती है ना? हाँ, मुलाकात भी करनी रहती है, बहुत सारी बात भी करनी रहती है और बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ने रहते हैं, और बहुत सारे नए विषय भी हम कल लेकर हाजिर होंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ इसी तरीके से नई नई बातें आपके साथ करें, आपसे मुलाकात करें जी। और अब समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन व्यंजन विधि और भी बहुत सारी है। चिप्स पापड़ हम गुजारिश इसलिए करना चाहते हैं संगीता, हाँ, कि यूं तो सब चीजें बाजार में मिलती हैं, लेकिन घर के बनाने का, खाने का मजा कुछ और होता है, और एक बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं उसका अपना अलग आनंद होता है। हाँ, वो भी कुछ सीख जाते हैं। तो फिलहाल आप इस सब चीज पर विचार कीजिएगा, और हम आपसे लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। विविध भारती।